नमस्कार। रीट मेंस की तैयारी की हमारी इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक समझने वाले हैं, बागौर सभ्यता। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस प्राचीन बस्ती की दुनिया को समझते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूरे भारत देश में खेती और जानवरों को पालने का सबसे पहला, सबसे पुराना सबूत आखिर कहां मिला होगा? सोचिए जरा, क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में हमारा आज का पूरा टॉपिक छुपा हुआ है। जी हां, उस सवाल का जवाब है बागौर सभ्यता। तो चलिए अब इस सभ्यता से ठीक से परिचय करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा खास क्यों है। तो सबसे पहले ये बागौर है कहाँ? ये भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे पर है। वहाँ एक बहुत बड़ा रेत का टीला है जिसे लोकल लोग महासती के नाम से जानते हैं, और बस उसी टीले पर यह सभ्यता मिली। इसकी खुदाई का काम 1967 से 69 के बीच में हुआ था और इसे दो बड़े विशेषज्ञों डॉक्टर वीएन मिश्रा और डॉक्टर एलएस लेनिफनिक ने डायरेक्ट किया था। देखिए, ये जगह, नदी और इन दोनों के नाम परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, इस पूरी सभ्यता को ना अगर हमें आसानी से समझना है तो हम इसे 3 हिस्सों में, मतलब 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना चरण था मध्य पाषाण काल का, उसके बाद आया ताम्र पाषाण काल और आखिर में लौह युग। तो हम एक एक करके इन तीनों चरणों को देखेंगे और समझेंगे कि समय के साथ यहां जीवन कैसे बदला। तो चलिए सबसे पहले टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे चलते हैं, लगभग 5000 ईसा पूर्व, और देखते हैं कि बागौर के सबसे पहले चरण में लोग कैसे रहा करते थे। देखिए, इस समय में लोग शिकारी संग्राहक थे। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते थे। उनका कोई एक पक्का घर नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जिसे हम घुमक्कड़ जीवन कहते हैं। खुदाई में हमें यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले हैं जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं, और साथ ही जानवरों की जली हुई हड्डियां भी मिली हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यह है कि इस समय में ना तो कोई घर बनाने का सबूत मिला और ना ही मिट्टी के बर्तनों का। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे टॉपिक की, आप कह सकते हैं, जान है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरे भारत में खेती करने का और पशुओं को पालने का जो सबसे पुराना, सबसे पहला सबूत है वो कहीं और से नहीं बल्कि यहीं बागौर से मिला है। याद है वो पहला सवाल? ये रहा उसका जवाब। इस पॉइंट पर तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो पहले चरण के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है। हम आते हैं दूसरे चरण में, और यहां पर ना जीवन में बहुत बड़े बदलाव हुए। चलिए देखते हैं कि वो बदलाव क्या थे। इस दूसरे चरण में एक तरह की क्रांति आ गई। लोगों ने घूमना फिरना छोड़कर खेती करना सीख लिया और एक ही जगह पर बसकर रहना शुरू कर दिया। ये ताम्र पाषाण काल था, मतलब अब पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल होने लगा था। यहां से हमें तांबे के बने तीर और भाले मिले हैं। लोग अब अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे। और एक बहुत ही अलग बात यह थी कि वे अपने परिवार के लोगों को मरने के बाद कहीं और नहीं बल्कि घर के अंदर ही दफना दिया करते थे। और अब हम पहुंच गए हैं बागौर सभ्यता के आखिरी और सबसे विकसित चरण में। आइए देखते हैं कि जब लौह युग आया तो वो अपने साथ क्या क्या नई चीजें लेकर आया। तो ये था लौह युग, यानी लोहे का जमाना। अब तक जीवन पूरी तरह से सेटल हो चुका था। तांबे की जगह अब ज्यादा मजबूत लोहे के औजारों ने ले ली थी। मिट्टी के बर्तन अब हाथ से नहीं बल्कि चाक की मदद से बनने लगे, जिससे वो और भी ज्यादा सुंदर और बढ़िया बनने लगे। घर बनाने के लिए अब पक्की ईंटों का इस्तेमाल होने लगा था, और कमाल की बात तो ये है कि लोग कांच के मनकों से बने गहने भी पहनने लगे थे। आप सोच ही सकते हैं कि जीवन कितना आगे बढ़ चुका था। तो ये थे बागौर सभ्यता के तीनों चरण। अब चलिए फटाफट से उन खास बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो बागौर सभ्यता को इतना महत्वपूर्ण और अनोखा बनाती हैं। ये एक तरह से हमारा क्विक रिवीजन है। याद है हमने माइक्रोलिथ्स की बात की थी। ये क्वार्ट्ज नाम के पत्थर से बने बहुत छोटे छोटे औजार होते थे जिनका साइज सिर्फ 1 से 4 सेंटीमीटर होता था। सोचिए कितने छोटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में इन छोटे औजारों का जो सबसे बड़ा खजाना मिला है वो बागौर में ही मिला है। इसीलिए इसे भारत का सबसे समृद्ध माइक्रोलिथिक स्थल भी कहा जाता है। यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी खास बातें हैं, जैसे मृतकों को घर के अंदर ही उनके गहनों और खाने पीने की चीजों के साथ दफनाया जाता था।
इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि शायद वो लोग मृत्यु के बाद के जीवन यानी पारलौकिक जीवन में विश्वास रखते थे। एक कंकाल तो ऐसा मिला है जिसके गले में पत्थर और हड्डी से बना हार भी था। और हाँ, दूसरे और तीसरे चरण में लोग पत्थर की दीवारों और पत्थर के फर्श वाले घर बनाने लगे थे, जो उनके स्थायी जीवन का पक्का सबूत है। तो देखिए, तिलवाड़ा को समझने के लिए ना हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये है कहाँ और इसकी पहचान क्या है। फिर हम देखेंगे कि जब वहाँ खुदाई हुई तो ज़मीन के नीचे से क्या क्या मिला, क्या सबूत मिले, और आखिर में हम उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में सवाल बनकर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, परिचय एवं स्थिति। आखिर ये तिलवाड़ा है कहाँ और क्यों है ये इतना खास कि हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है? आइए जानते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि तिलवाड़ा पश्चिमी राजस्थान का एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन मतलब मेसोलिथिक साइट है। अब ये मध्य पाषाण काल क्या है? आसान भाषा में ये मिडिल स्टोन एज है, वो जमाना जब इंसान पत्थर के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करता था। दूसरा पॉइंट, इसकी लोकेशन, ये कहाँ है? तो ये है नए बने बालोतरा जिले में लूणी नदी के किनारे। देखिए, जिला भी इंपॉर्टेंट है और नदी भी, दोनों से सवाल बनता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी तुलना हमेशा भीलवाड़ा के बागोर से होती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि बागोर और तिलवाड़ा दोनों ही जगहों से हमें उस जमाने के इंसान के रहन सहन के बारे में एक जैसी जानकारी मिलती है। और ये जो कंपैरिजन वाला सवाल है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि तिलवाड़ा कहाँ है। तो अब जरा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मतलब पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई की तो जमीन के नीचे उन्हें क्या मिला, कौन कौन से सबूत हाथ लगे। अब यहाँ की खुदाई में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। पता चला कि जमीन के नीचे 2 अलग अलग कल्चरल फेजेस या कह लीजिए 2 सांस्कृतिक चरण मिले। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जमीन के नीचे इतिहास की 2 परतें हों, एक पुरानी और उसके ऊपर एक नई, जो हमें 2 अलग अलग समय की कहानी बता रही हैं। तो बात करते हैं पहले चरण की, फेज 1 की। यह सबसे नीचे वाली यानी सबसे पुरानी परत थी, जो प्योर मध्य पाषाण युग की है। अब सवाल है, इसमें मिला क्या क्या? तो देखिए, इसमें मिले बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजार जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। साथ में मिली पशुओं की हड्डियां। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस फेज में मिट्टी के बर्तनों का पूरी तरह अभाव था। कोई पॉटरी नहीं मिली। ये इस चरण की सबसे बड़ी पहचान है। और लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी? सबूत बताते हैं कि वे गोलाकार झोपड़ियों में रहते थे और खाना पकाने के लिए गोल चूल्हों का इस्तेमाल करते थे। अब आते हैं दूसरे चरण यानी फेज 2 पर, जो इसके ऊपर की परत है। यहां पर आकर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ। यहां माइक्रोलिथ्स के साथ साथ लोहे के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन भी मिल गए। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में तो लोहा था ही नहीं। तो फिर पुरातत्वविदों ने इसका क्या मतलब निकाला? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो लोहे के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन हैं ना, ये असल में बाद के जमाने के हैं, जो किसी वजह से ऊपर की परतों से खिसक कर इस पुरानी परत में मिल गए थे। वो मूल रूप से इस बस्ती का हिस्सा नहीं थे। तो मतलब साफ है, तिलवाड़ा की जो ओरिजिनल बस्ती थी वो पूरी तरह से मध्य पाषाण कालीन ही थी। तो चलिए अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। ये हैं तिलवाड़ा की प्रमुख विशेषताएं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी हैं। तो की फीचर्स क्या हैं? पहली चीज, आवास यानी रहते कैसे थे? तो लोग पत्थरों से घिरी गोलाकार झोपड़ियों में रहते थे, जो कि एक टेम्परेरी घर होता था, स्थायी नहीं। दूसरी चीज, पशुपालन। यहां से हमें पालतू और जंगली दोनों तरह के जानवरों के अवशेष मिले हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि वे लोग शिकार तो करते ही थे, साथ ही पशुपालन भी शुरू कर चुके थे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, औजार यानी माइक्रोलिथ्स। ये चर्ट, कैल्सिडोनी, क्वार्ट्जाइट जैसे पत्थरों से बने होते थे। और हां, एक बार फिर याद दिला दूं, इसी औजार उद्योग की वजह से तिलवाड़ा की तुलना किससे की जाती है? बिल्कुल सही, बागौर से। यह पॉइंट एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी जरूरी फैक्ट्स हैं जो रीट मेंस में आ सकते हैं, उन सब को हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ यहीं पर याद हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पाषाण काल की। इसे नव पाषाण काल भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसका नाम है नियोलिथिक पीरियड। तीनों नाम एक ही समय के लिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह समय कितना पुराना है?
तो देखिए, ये आज से लगभग 10,000 साल पहले की बात है। ये वो समय था जब इंसानी सभ्यता में कह सकते हैं कि एक क्रांति आनी शुरू हो गई थी। तो इस युग की खास बातें क्या थीं? सबसे पहली चीज, पत्थर के औजार। पहले जो बड़े बड़े भारी औजार होते थे, अब वो और छोटे, सुंदर और ज्यादा कुशल हो गए थे। मतलब उनकी फिनिशिंग बेहतर हो गई थी। दूसरी बड़ी चीज थी पहिए का आविष्कार। और जैसे ही पहिया आया, उससे जुड़कर तीसरी चीज हुई, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनने लगे, एकदम गोल और सुंदर। अब देखते हैं कुछ बड़े विकास। इस समय में समाज में वर्गीकरण शुरू हो गया, मतलब लोग अलग अलग समूहों में बंटने लगे और यहीं से लोगों के काम के आधार पर, यानी उनके व्यवसायों के बेसिस पर जाति व्यवस्था की नींव पड़ी। और खेतीबाड़ी में भी एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने कपास की खेती करना शुरू कर दिया था। देखिए, इतने सारे बड़े बड़े बदलाव एक साथ हुए। औजार बदले, पहिया आया, समाज बदला। इन्हीं क्रांतिकारी बदलावों की वजह से एक बहुत मशहूर पुरातत्वविद हैं गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने इस युग को पाषाणकालीन क्रांति का नाम दिया, अंग्रेजी में नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये नाम और गॉर्डन चाइल्ड दोनों परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ध्यान में रखें। तो अब बात करते हैं कि राजस्थान में इस काल के सबूत कहां-कहां से मिले हैं। देखिए, लिस्ट पर नजर डालिए। चित्तौड़गढ़, जो बेड़च और गंभीवी नदी के तट पर है। फिर भैंसरोड़गढ़, देवली, गिलोंड, पाली, टोंक। और इनके अलावा दो बहुत जरूरी नाम, बागौर और तिलवाड़ा। ये सारे स्थान परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद करना है। चलिए, नवपाषाण काल के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और उस दौर की कला को देखते हैं, यानी शैलाश्रय और शैल चित्र। आसान भाषा में कहें तो चट्टानों पर बनी हुई पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स उस जमाने की कहानियां बताती हैं। तो इन पेंटिंग्स को खोजा किसने? इसमें दो नाम याद रखने हैं। पहला, पूरे भारत में इनकी खोज का श्रेय जाता है ACL कार्लाइल को। लेकिन अगर बात करें सिर्फ राजस्थान की, तो यहां इनकी खोज की थी VS वाकणकर ने, और साल था 1953। ये दोनों नाम और ये साल 1913 परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, तो इन पेंटिंग्स में बनाया क्या गया है? इनका विषय क्या है? तो देखिए, इन चित्रों में सबसे ज्यादा मिलते हैं आखेट के दृश्य, यानी शिकार के सीन। इससे पता चलता है कि शिकार उनकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। और रंग कौन से इस्तेमाल हुए? प्राकृतिक रंग, खास करके लाल और गेरू रंग। उन्हीं से ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। राजस्थान में ये पेंटिंग्स मिली कहां-कहां हैं? तो लिस्ट देखते हैं। कोटा में 3 जगह हैं, अलीनिया, दर्रा और गागरौन। भरतपुर में एक जगह है, दर। बूंदी में है गढ़देदा और रामेश्वर। अलवर में हरसौरा। जयपुर के पास अब जो कोटपुतली बहरोड़ जिला है, वहां विराटनगर। सीकर में सोहनपुरा। और इन सब के अलावा पूरे शेखावाटी क्षेत्र में भी ये चित्र काफी संख्या में मिले हैं। तो ये जो शब्द है ना, मेसोलिथिक, सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। इसका शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाण युग। देखो, इस शब्द को तोड़कर समझते हैं। मेजो, इसका मतलब होता है मध्य या मिडल, और लिथिक इसका मतलब है पाषाण यानी पत्थर। तो क्या बना? मध्य पाषाण युग। बिल्कुल सिंपल, मिडिल स्टोन एज। अब सोचो, ये एक ऐसा समय था जो दो बड़े युगों के बीच में आता है। एक तरफ था पुराना पाषाण युग यानी ओल्ड स्टोन एज, और दूसरी तरफ था नया पाषाण युग यानी न्यू स्टोन एज। ये जो मध्य पाषाण काल था ना, ये इन दोनों के बीच एक पुल की तरह था, एक ट्रांजिशन फेज था। लेकिन इस युग की सबसे बड़ी, सबसे खास पहचान क्या थी? वो एक चीज जिसने इस पूरे दौर को डिफाइन कर दिया, वो थे माइक्रोलिथ्स। दोस्तों, ये शब्द अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, माइक्रोलिथ्स। सीधे शब्दों में कहें तो बहुत ही छोटे पत्थर के औजार। और हां, परीक्षा के लिहाज से एक बहुत जरूरी फैक्ट, भारत में इन माइक्रोलिथ्स की खोज किसने और कब की? साल था 1867 और नाम था ACL कार्लाइल। ये नाम और ये साल दोनों को अच्छे से याद रख लेना है। इस समय में इंसान का रहन सहन कैसा था? देखो, वो अभी भी शिकारी ही था, शिकार करके अपना पेट भरता था। लेकिन एक नया बदलाव आ रहा था। उसने पशुपालन और खेती की एक, कह सकते हैं, हल्की फुल्की शुरुआत कर दी थी। बस स्टार्टिंग ही थी। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं इस युग की सबसे बड़ी खोज की। एक ऐसी खोज जो किसी क्रांति से कम नहीं थी, जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो क्रांतिकारी खोज क्या थी? जी हां, वही शब्द
माइक्रोलिथ्स। इन्हें सिर्फ पत्थर के टुकड़े मत समझना, ये उस जमाने की हाई टेक्नोलॉजी थी, एक ऐसा आविष्कार जिसने इंसान के जीने का तरीका ही बदल दिया। तो फिर से दोहराते हैं, ये माइक्रोलिथ्स थे क्या? ये थे बहुत छोटे आकार के पत्थर के उपकरण, साइज में छोटे पर काम में इतने असरदार कि इन्होंने उस समय की ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे औजार असल में दिखते कैसे थे और इनसे काम क्या लिया जाता था? चलिए इसी को समझते हैं। इनकी सबसे खास बात थी इनकी बनावट। ये उपकरण ज्यामितीय आकृति के होते थे। अब ये ज्यामितीय या ज्योमेट्रिक का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें खास शेप्स में बनाया जाता था, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, आप समझ रहे हैं ना? और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि ये अपना काम ज्यादा अच्छे से, ज्यादा कुशलता से कर सकें। तो ये कौन कौन सी शेप्स थी? ध्यान से सुनिए। इनमें मुख्य रूप से 4 तरह की आकृतियां थी। एक तो ब्लेड, फिर त्रिकोण, एक अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद जैसा, और एक समलंब। ये 4 मुख्य डिजाइन हैं और परीक्षा के लिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से पत्थर के टुकड़े का इस्तेमाल कैसे करते होंगे? हाथ में पकड़ना भी तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल सही सोचा। इसीलिए इंसान ने एक बहुत ही क्लेवर तरीका निकाला। इन छोटे उपकरणों को लकड़ी या हड्डी के हत्थे में फिट कर दिया जाता था, जिससे एक मजबूत मिश्रित औजार तैयार हो जाता था। और इसी कमाल की तकनीक से क्या क्या बना? तीर की नोक, भाले का अगला हिस्सा, चाकू और यहां तक कि हंसिया जैसे एडवांस टूल्स भी बनाए गए। जरा सोचिए, एक छोटे से पत्थर के टुकड़े ने कितने काम के औजार बना दिए। तो कुल मिलाकर इनका मुख्य काम क्या था? 2 बड़े काम थे। एक, जानवरों का शिकार करना, और दूसरा, रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को छीलने और काटने जैसे कामों में मदद करना। चलिए अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी सवाल पर। मान लीजिए आपको परीक्षा के लिए इस पूरे चैप्टर से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? तो हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसके आधार पर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख, सबसे मेन विशेषता क्या है? जरा सोचिए, क्या जवाब होगा इसका? और इसका एक और सिर्फ एक ही जवाब है, माइक्रोलिथ्स। बिल्कुल, अगर इस पूरे टॉपिक का सार एक शब्द में बताना हो तो वो यही है। ये याद रख लीजिए, मध्य पाषाण काल मतलब माइक्रोलिथ्स का युग। गणेश्वर सभ्यता को ठीक से समझने के लिए ना, पहले हमें उस जमाने को समझना होगा, उस दौर को, जिसे हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति आखिर है क्या? नाम से ही समझते हैं, बहुत आसान है। ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। तो बस ये वो समय था जब इंसान ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सिंपल है ना? पत्थर और तांबा दोनों एक साथ। ठीक है, तो बैकग्राउंड तो अब क्लियर है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, गणेश्वर सभ्यता। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये सभ्यता है कहां पर और इसे खोजा किसने। अब देखिए, इस एक स्लाइड से 3 सीधे सीधे सवाल बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, स्थिति, यानी ये जगह है कहां? तो ये है नीमका थाना में कांतली नदी के ठीक उद्गम स्थल पर, मतलब जहां से नदी निकलती है। दूसरा, खोज किसने की? ये नाम रट लीजिए, 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल, जिन्हें हम आरसी अग्रवाल भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट कि भाई खोज तो हो गई, पर यहां पर जो खुदाई का काम हुआ वो किसने करवाया? तो वो थे विजय कुमार। ये तीनों फैक्ट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जगह पता चल गई, खोज किसने की ये भी पता चल गया, पर अब सवाल आता है कि ये सभ्यता आखिर है कितनी पुरानी और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है? देखिए, साइंटिस्ट ने जब रेडियोकार्बन विधि से इसकी उम्र पता की तो मालूम चला कि इसका समय है 2800 ईसा पूर्व। अब ये डेट इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इसे बनाती है एक पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारी महान हड़प्पा सभ्यता थी ना, गणेश्वर सभ्यता उससे भी पहले की है। सोचकर देखिए कितनी पुरानी और इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए अब आते हैं एक और मजेदार और बहुत जरूरी हिस्से पर, इस सभ्यता के उपनाम। इन्हें कुछ खास नाम दिए गए हैं और एग्जाम में इन नामों से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसका पहला और सबसे पावरफुल नाम है भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अब सवाल उठता है कि इसे जननी मतलब मां क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी तांबे वाली सभ्यताओं में से एक है। यहीं से तांबे के इस्तेमाल का जो कल्चर था वो पूरे भारत में फैला, इसीलिए इसे ये बड़ा सम्मान दिया गया है। अच्छा, अब इसका दूसरा नाम सुनिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुरातत्व का पुष्कर।
अब इसे पुरातत्व का पुष्कर क्यों कहा गया? देखिए, जैसे पुष्कर एक बहुत बड़ा और पवित्र तीर्थ है, ठीक वैसे ही गणेश्वर उस जमाने में तांबे का एक बहुत बड़ा सेंटर था। यहां से इतना तांबा निकलता था कि ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर भी तांबा भेजते थे। मतलब ये एक तरह से तांबे का सप्लायर था, इसीलिए इसे नाम मिला। तो हमने इसके नाम देख लिए, इसका टाइम पीरियड देख लिया। अब बात करते हैं कि जब यहाँ खुदाई हुई तो जमीन के नीचे से मिला क्या क्या, मतलब इसकी पुरातात्विक विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, यहां से करीब करीब 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं। 2000, ये नंबर ही अपने आप में बता रहा है कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये तो तांबे के काम का एक बहुत बड़ा हब था, एक तरह की फैक्ट्री थी उस जमाने की। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन औजारों में जो तांबा मिला है ना, वो 99% शुद्ध है। 99%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो लोग तांबे को प्यूरिफाई करने की, उसे साफ करने की एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जानते थे। ये उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये उपकरण थे क्या क्या? देखिए, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि वो लोग नदी में मछली पकड़ते थे। फिर मिले हैं बाणाग्र, यानी तीर के आगे का नुकीला हिस्सा, मतलब शिकार भी करते थे। और छेनी, कुल्हाड़ी जैसे टूल्स तो मिले ही हैं जो उनके रोज के काम आते होंगे। अब बात करते हैं उनके मिट्टी के बर्तनों की। यहां से कपिश्वरणी यानी गेलुए रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और खास बात यह थी कि ये बर्तन प्लेन नहीं थे, इन पर काले और नीले रंग से बड़ी खूबसूरत पेंटिंग की गई थी। उनके घर बनाने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। यहां पर मकान पत्थरों से बनाए जाते थे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां ईंटों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं मिला है। और एक और चीज मिली है जो उनकी शानदार इंजीनियरिंग दिखाती है, वो हैं पत्थरों से बने बड़े बड़े बांध। ये बांध वो लोग अपनी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए बनाते थे। तो अब जब हमने इतना सब कुछ जान लिया है, तो एक सवाल पर जरूर सोचिएगा कि गणेश्वर सभ्यता की ऐसी कौन सी सबसे खास बात है जो इसे अपने जमाने की बाकी सभ्यताओं से एकदम अलग बनाती है। क्या वो 99% शुद्ध तांबा है, या फिर वो पत्थरों से बने घर और बांध? इस पर विचार जरूर करना है। ये आहड़ सभ्यता थी क्या? इसकी कहानी कहां से शुरू हुई? चलिए इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, आहड़ सभ्यता जो थी वो असल में राजस्थान की एक ग्रामीण संस्कृति थी और ये ताम्रपाषाण काल की थी। अब ये ताम्रपाषाण क्या होता है? नाम से समझिए, ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। मतलब ये वो समय था जब इंसान पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार भी इस्तेमाल करने लगा था। ये सभ्यता उदयपुर के पास आयड़ नदी के किनारे बसी थी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये पूरी की पूरी सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई मिली, जिसे वहां के लोग आज भी धूलकोट कहते हैं, जिसका मतलब होता है रेत का टीला। एक ही जगह के कई नाम होना ये इस सभ्यता की एक बहुत ही खास बात है। तो चलिए देखते हैं कि इतिहास में आहड़ को और किन किन नामों से जाना गया है। इसके 3 नाम सबसे ज्यादा जरूरी हैं, याद रखिएगा। पहला है ताम्रवती नगरी। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा होगा? नाम में ही जवाब है। ताम्रवती मतलब तांबे वाली नगरी, क्योंकि यहां पर तांबे का काम इतने बड़े लेवल पर होता था कि इसका नाम ही यही पड़ गया। फिर समय बदला और 10वीं 11वीं सदी के आसपास इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। और तीसरा नाम बनास संस्कृति। ये नाम इसे पुरातत्वविदों ने दिया क्योंकि ये सभ्यता बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे फैली हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी थी तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला? तो चलिए इसकी खोज और खुदाई की कहानी को समझते हैं। इस कहानी में 3 मुख्य नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है। सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास जी ने इस जगह को खोजा। उनके ठीक 3 साल बाद 1956 में आरसी अग्रवाल ने यहां पर खुदाई का काम शुरू करवाया। लेकिन इस सभ्यता की असली तस्वीर सामने आई 1961-62 में, जब डॉक्टर HD सांकलिया के नेतृत्व में एक बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई हुई और इस सभ्यता के सारे राज दुनिया के सामने आ गए। तो यह सभ्यता कितनी पुरानी है?
अंदाजा लगाइए, लगभग 4000 साल। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका जो सबसे अच्छा समय था, जिसे हम गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि खुदाई से पता चला कि ये जगह एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 8 बार बसी और उजड़ी। सोचिए कितना जज्बा होगा उन लोगों में कि हर बार उजड़ने के बाद फिर से अपना घर बसा लेते थे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं 4000 साल पहले और देखते हैं कि आहड़ के लोग असल में अपनी जिंदगी जीते कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, काम धंधा क्या था। तो पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो ये कि आहड़ कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, ये एक ग्रामीण संस्कृति थी, मतलब एक गांव वाली सभ्यता। यहां के लोगों की रोजी रोटी का जो मुख्य साधन था वो था पशुपालन और खेतीबाड़ी। और खास बात यह है कि वो उस जमाने में भी चावल की खेती करना जानते थे। याद है हमने इसका एक नाम पढ़ा था, ताम्रवती नगरी। वो नाम ऐसे ही नहीं था, यहाँ का सबसे बड़ा और मुख्य उद्योग ही तांबे का था। लोग तांबे को गलाकर उससे तरह तरह के औजार और गहने बनाते थे। खुदाई में तो तांबा गलाने की भट्ठी तक मिली है। इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, ये सब इस बात का सबूत है कि आहड़ अपने समय का एक बड़ा कॉपर इंडस्ट्री हब था। इनके घर भी बहुत सिंपल हुआ करते थे, नींव पत्थरों से बनाते थे, दीवारें धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों या मिट्टी से, और छत पर बांस के ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते थे। लेकिन एक घर में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ही घर के अंदर 4 से 6 बड़े बड़े चूल्हे। अब आप ही सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि या तो यहां पर बड़े बड़े संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे, या फिर ये किसी तरह की सामूहिक रसोई या कोई भोजनालय रहा होगा। और ये लोग सिर्फ घर बनाने में ही नहीं, साफ सफाई और जल निकासी के मामले में भी बहुत एडवांस थे। गंदे पानी को निकालने के लिए इन्होंने एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया था जिसे चक्रकूप कहा जाता है। इसमें ये लोग क्या करते थे कि मिट्टी के मटकों को एक के ऊपर एक रखते थे, जिससे एक सोखता गड्ढा बन जाता था। यह सारा गंदा पानी सोख लेता था। सोचकर देखिए 4000 साल पहले कितनी शानदार इंजीनियरिंग थी ये। चलिए अब बात करते हैं इस सभ्यता के कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पहलुओं की। इनकी कला कैसी थी, इनके रीति रिवाज क्या थे, और क्या इनके दूसरे देशों से भी कोई संपर्क थे। आहड़ सभ्यता की असली पहचान है इनके खास मिट्टी के बर्तन। ये बर्तन काले और लाल रंग के होते थे, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, और इन पर सफेद रंग से बहुत सुंदर ज्यामितीय डिजाइन बने होते थे। अनाज रखने के लिए जो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे ना, उन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठ कहा जाता था। ये नाम याद रखिएगा। तांबे के अलावा भी यहाँ के लोग बहुत हुनरमंद थे। खुदाई में कपड़ों पर छपाई करने वाले ठप्पे मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ रंगाई छपाई का काम भी होता था। और तो और अनाज पीसने वाली पत्थर की चक्की भी मिली है। ये सब दिखाता है कि वो एक आत्मनिर्भर समाज था। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास चीज की जो यहां से मिली है, एक ऐसी चीज जो आहड़ सभ्यता का प्रतीक बन गई है। इसे नाम दिया गया है बनासियन बुल। तो ये बनासियन बुल है क्या? बहुत सिंपल है। ये पकी हुई मिट्टी, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, उससे बनी एक बैल की छोटी सी मूर्ति है। क्योंकि ये बनास संस्कृति से मिली है, इसीलिए पुरातत्वविदों ने इसे प्यार से बनासियन बुल नाम दे दिया। इनके अंतिम संस्कार के तरीके से हमें इनकी सोच का पता चलता है। ये लोग मृतकों को उनके कपड़ों और गहनों के साथ ही दफनाते थे, और शव का सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। अब किसी को उसके सामान के साथ दफनाने का क्या मतलब हो सकता है? इसका सीधा मतलब है कि ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। और अब वो सबूत जो इस सभ्यता की कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। यहाँ खुदाई में 6 यूनानी तांबे के सिक्के और 3 मोहरें मिली हैं। इतना ही नहीं, एक सिक्के पर तो यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी बना है। और यहाँ एक बिना हैंडल वाला पानी का बर्तन मिला है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईरान और बलूचिस्तान में मिलते थे। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आहड़ कोई दुनिया से कटी हुई जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सभ्यता थी जिसके व्यापारिक संबंध हजारों किलोमीटर दूर यूनान और ईरान जैसे देशों तक फैले हुए थे।
सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि भाई ये बालाथल है कहाँ और इसकी पहचान क्या है। किसी भी पुरातात्विक स्थल को समझने के लिए ये पहला कदम होता है। तो देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सीधी और साफ है। ये जगह उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में है, इसे याद कर लीजिए। दूसरी बात, ये आहड़ बना संस्कृति का ही एक हिस्सा है, मतलब ये उस बड़ी कल्चर का पार्ट है जो उस पूरे इलाके में फैली थी। लेकिन बालाथल की कुछ अपनी खास बातें भी हैं जो इसे बाकी जगहों से थोड़ा अलग बनाती हैं। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि जगह कहाँ है, पर अब सवाल ये है कि इस प्राचीन बस्ती को जमीन से खोद कर बाहर किसने निकाला और ये कितनी पुरानी है। चलिए अब इसकी खोज और इसके समय के बारे में जानते हैं। ये नाम और ये साल दोनों ही बहुत जरूरी हैं। परीक्षा में सीधा सीधा सवाल बनता है यहां से। साल था 1993 और ये काम शुरू हुआ था पुणे के डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर वीएन मिश्रा के नेतृत्व में। मतलब एक टीम पुणे से आई और उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक खजाने को हम सबके सामने लेकर आई। बालाथल की एक सबसे खास बात यह है कि यहां हमें एक ही जगह पर दो अलग अलग टाइम पीरियड्स के सबूत मिलते हैं। पहला है ताम्रपाषाण युग, मतलब वो दौर जब इंसान पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल कर रहा था। और फिर उसी जगह पर हमें बाद के लौह युग के भी सबूत मिलते हैं, जब इंसान ने लोहा जैसी मजबूत धातु का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। सोचिए, एक ही जगह पर टेक्नोलॉजी के दो बड़े पड़ाव। तो आप चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। आखिर वहां के लोग रहते कैसे थे, उनके घर कैसे थे और वो अपना गुजारा कैसे करते थे। चलिए उनकी जिंदगी में झांक कर देखते हैं। यहां जो इमारतें मिली हैं वो सच में बहुत शानदार हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ही बिल्डिंग में 11 कमरे। ये किसी बड़े परिवार या शायद किसी सामुदायिक भवन की तरह रहा होगा। और तो और एक किले जैसी संरचना भी मिली है जिसकी दीवारें 5 मीटर मोटी हैं। 5 मीटर मतलब आज के जमाने के एक कमरे की चौड़ाई जितनी मोटी दीवार। इससे साफ पता चलता है कि यह कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि एक बहुत सुरक्षित और जरूरी केंद्र था। अब बात करते हैं उनकी अर्थव्यवस्था की। ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। इस शब्द का सीधा सा मतलब है कि वो लोग किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं थे। वो खेती भी करते थे, जानवर भी पालते थे और जरूरत पड़ने पर शिकार भी कर लेते थे। मतलब उनके पास जीने के लिए कई साधन मौजूद थे। घर देख लिए, अर्थव्यवस्था समझ ली, पर ये लोग बनाते क्या थे? क्या थे इनके पास टूल्स? चलिए देखते हैं इनकी टेक्नोलॉजी और आर्ट के सबूत क्या कहते हैं। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बालाथल की एक बहुत बड़ी खोज से जुड़ा है। सोचिए जरा, ऐसा क्या मिला है बालाथल में जो इस नंबर से जुड़ा है? तो ये नंबर है लोहा गलाने वाली भट्टियों का। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 भट्टियां मिली हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये खोज भारत में लौह युग के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। इसका मतलब यह है कि बालाथल के लोग उस समय की हाई टेक्नोलॉजी जानते थे, मतलब पत्थर से लोहा निकालना। लोहे के अलावा यहां एक और कमाल की चीज मिली है। वो है बुने हुए कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आज से हजारों साल पहले भी वहां के लोग सूत काटना और कपड़ा बुनना जानते थे। मतलब वो सिर्फ जानवरों की खाल नहीं पहनते थे, वो अपने कपड़े खुद बनाते थे। चलिए अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, और यहां हम बात करेंगे कुछ ऐसी खोजों की जो वाकई में बहुत यूनिक है, जो बालाथल को और भी ज्यादा खास बना देती हैं। यहां 2 ऐसी खोजें हुई हैं जो इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ी बात है। पहली, एक 4000 साल पुराना कंकाल मिला है जिसमें कुष्ठ रोग के सबूत हैं। ये भारत में इस बीमारी का सबसे पुराना पुरातात्विक प्रमाण है। और दूसरी अनोखी बात है एक शवधान, मतलब एक कब्र जिसमें शव को योगी की मुद्रा में दफनाया गया था, जैसे कोई पद्मासन में बैठा हो। ये उनके अंतिम संस्कार की किसी खास प्रथा की तरफ इशारा करता है। इन बड़ी बड़ी खोजों के अलावा वहां से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी मिली हैं, जैसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन। इतने अच्छे कि शायद वो उन्हें दूसरी जगहों पर बेचते भी थे, यानी निर्यात करते थे। मिट्टी के बने सांड की एक मूर्ति मिली है, पत्थर के मनके मिले हैं और तांबे के कई औजार मिले हैं। कुल्हाड़ी, चाकू, छैनी, उस्त्रा, ये सब दिखाता है कि वो कितने कुशल कारीगर थे। भाई ये जोधपुरा स्थल आखिर है कहां? आइए इसकी लोकेशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जोधपुरा जो है वो राजस्थान के कोटपूतली बहरोड जिले में है और ये सावी नदी के किनारे पर बसी एक बहुत पुरानी सभ्यता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात जिस पर स्टार लगा लीजिए, जो एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, इस जगह का जोधपुर जिले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
नाम एक जैसा है पर जगह बिल्कुल अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, जगह तो पता चल गई, पर अब सवाल ये उठता है कि हमें इसके बारे में पता कैसे चला। चलिए अब इसकी खुदाई और इसके पीछे के मकसद की कहानी जानते हैं। यहां पर खुदाई का काम 1972-73 में हुआ था और इसे डायरेक्ट किया था आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने। लेकिन उनका मकसद सिर्फ जमीन खोदना नहीं था, बल्कि वो एक बड़ी पहेली को सुलझाना चाहते थे। वो ये पता लगाना चाहते थे कि चित्रित धूसर मृदभांड यानी पीजीडब्ल्यू कल्चर का सही टाइम पीरियड क्या था। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां मिले 5 सांस्कृतिक चरण। ये हमें एक टाइम मशीन में बिठाकर हजारों साल पीछे ले जाएगा, ये दिखाने के लिए कि यहां जिंदगी कैसे धीरे धीरे बदली। यहां की खुदाई से ना जमीन के नीचे एक के ऊपर एक 5 अलग अलग बस्तियों की परतें मिली हैं। ये परतें करीब 550 ईसा पूर्व से शुरू होकर 200 ईस्वी तक की कहानी बताती हैं। मतलब एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक लोग बसते रहे। तो चलिए इन 5 दौर को एक एक करके समझते हैं। सबसे नीचे की परत जो सबसे पुरानी है वो है पहला चरण। इसका टाइम है 2500 से 2200 ईसा पूर्व। इसे ओसीपी संस्कृति या कपिशवर्णी मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओसीपी या कपिशवर्णीय मृदभांड क्या चीज है। अरे सिंपल भाषा में गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन, बस। पर ये इतने खास थे कि इतिहासकार डीपी अग्रवाल ने तो इसे जोधपुरा कल्चर का ही नाम दे दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कल्चर गणेशवर सभ्यता के टाइम का ही है। मतलब दोनों साथ साथ चल रही थीं। ओसीपी के बाद आया दूसरा दौर। इस परत में हमें काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले, इसीलिए इसे ब्लैक एंड रेड वेयर पीरियड कहते हैं। और फिर आया तीसरा और सबसे जरूरी दौर, चित्रित धूसर मृदभांड यानी पीजीडब्ल्यू का दौर। इसने यहां की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। तो भाई ये तीसरा दौर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी दौर में कहानी में एंट्री होती है लोहे की। जी हाँ, पहली बार लोहे से बनी चीजें इसी लेयर में मिली जो ये बताती हैं कि इस इलाके में लौह युग यानी आयरन एज की शुरुआत हो चुकी थी। और इसका पक्का सबूत क्या है? यहां मिली लोहा गलाने की भट्टियां। इसके बाद जो चौथा और 5वां दौर है वो हमें मौर्य काल से लेकर शुंग कुषाण काल तक ले जाता है, जो कि जाने पहचाने ऐतिहासिक दौर है। तो टाइमलाइन तो हमने समझ ली। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उस जमाने के लोग असल में रहते कैसे थे, उनके घर कैसे थे और वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे। एक बात तो पक्की है, जोधपुरा पुराने भारत में लोहा बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और ये हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इसका सीधा सबूत है वहां मिली लोहा गलाने की भट्टियां, जो बताती हैं कि यहां बड़े स्केल पर लोहे का काम होता था। अब बात करते हैं उनके घरों की। यहां प्रॉपर बस्तियां होने के साफ सबूत मिले हैं। खुदाई में घरों के फर्श और ईंटों से बनी दीवारें मिली हैं। और एक बहुत ही कमाल की चीज पता चली है, वो लोग अपनी छतों को टाइल से कवर करते थे। सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मिट्टी के बर्तन। ये हमें उस जमाने की बहुत सी कहानियां बताते हैं, खासकर दूसरी सभ्यताओं से उनके कनेक्शन के बारे में। चलिए इन मिट्टी के सुरागों को जोड़ते हैं। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, यहां से 3 मेन टाइप के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। पहला गेरुए रंग वाले ओसीपी जो सबसे पुराने दौर के हैं। दूसरा काले और लाल रंग के बर्तन यानी बीआरडब्ल्यू। और तीसरा पेंटिंग वाले ग्रे बर्तन पीजीडब्ल्यू जो लौह युग की पहचान है। लेकिन यहां एक और खास तरह का बर्तन मिला है जिसे डिश ऑन स्टैंड कहते हैं। यह बर्तन बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्टाइल का है। इससे यह साफ पता चलता है कि जोधपुरा के लोगों का हड़प्पा वालों से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन था। हो सकता है उनके बीच व्यापार होता हो। और ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहां मिले ओसीपी बर्तन गणेशवर सभ्यता के ही टाइम के हैं। ये इन 2 महान संस्कृतियों के बीच सीधे कनेक्शन का पक्का सबूत है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक सीधे से सवाल के साथ, एक ऐसा सवाल जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा। हम सब जानते हैं राइट कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही बसती थीं।
लेकिन आहड़ संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जो इस नियम को तोड़ता है और एक पहाड़ी पर मिलता है? इसी सवाल का जवाब ही ओजियाना की सबसे बड़ी खासियत है, जिसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो उस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले ये तो जान ले कि ओजियाना आखिर है कहां और इसका कनेक्शन किस बड़ी संस्कृति से है। तो देखिए, ओजियाना ये हमें मिलता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आसींद तहसील में। ये लोकेशन परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और हाँ, ये कोई अलग थलग जगह नहीं है, ये उसी मशहूर आहड़ बनास संस्कृति का हिस्सा है जिसके बारे में हम आहड़ और गिलूंड जैसे स्थलों के साथ पढ़ते हैं। मतलब साफ है, यहां भी वही लोग थे, उनके रीति रिवाज भी वही थे। अब सवाल ये उठता है कि इस गुमनाम सी पहाड़ी पर जो सभ्यता बसी थी, उसको दुनिया के सामने लाया कौन? चलिए अब बात करते हैं इसकी खोज और खुदाई से जुड़े उन महत्वपूर्ण नामों और तारीखों की जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसकी खुदाई का काम मतलब उत्खनन हाल ही में साल 1999-2000 के दौरान हुआ था। और ये दो नाम ये जरूर याद रखने हैं, B.R. मीना और आलोक त्रिपाठी। इन्हीं के निर्देशन में ओजियाना के जो राज थे वो जमीन से बाहर आए। चलिए अब आते हैं ओजियाना की उस सबसे खास, सबसे अनोखी बात पर, वो बात जो इसे बाकी सभी पुरास्थलों से एकदम अलग कर देती है। तो सवाल वही है, आखिर ओजियाना में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या है जो इसे बाकी सभी स्थलों से अलग बनाता है? और यही वो पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। और ये रहा उस सवाल का जवाब। एक तरफ देखिए, आहड़, गिलूंड, बालाथल, ये सारे बड़े स्थल कहां बसे? नदियों के किनारे। ये स्वाभाविक भी है, पानी जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ है ओजियाना, जो इन सबसे बिल्कुल अलग एक पहाड़ी पर बसा हुआ था। बस यही वो एक बात है जो इसे सबसे खास बनाती है। और ये सोचने वाली बात भी है कि आखिर उन्होंने नदी छोड़कर पहाड़ी को ही क्यों चुना होगा, है ना? तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये जगह कितनी अनोखी थी, तो चलिए देखते हैं कि जमीन के नीचे से हमें खजाना क्या क्या मिला। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें उन लोगों की जिंदगी, उनकी कहानी बताती हैं। यहां से जो सबसे बड़ी पहचान मिली है ना, वो है मिट्टी की मूर्तियां, यानी मृण मूर्तियां। और इनमें भी सबसे खास हैं गाय और बैल की मूर्तियां। एक बैल की मूर्ति तो इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी शानदार है कि पुरातत्वविदों ने उसे खास नाम दे दिया, ओजियाना बुल। ये नाम अब इस जगह की पहचान बन गया है। तो इन मूर्तियों से पता क्या चलता है? सीधी सी बात है, इससे यह साबित होता है कि उस संस्कृति में पशुओं का और खासकर गाय और बैल का बहुत ज्यादा महत्व था। हो सकता है वो खेती और दूध के लिए इन पर पूरी तरह से निर्भर थे। मूर्तियों के अलावा भी कुछ चीजें मिली हैं। उनके शौक और व्यापार के भी सबूत मिले हैं, जैसे पत्थर के खूबसूरत मनके, शंख और तांबे की चूड़ियां। तो ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती और पशुपालन पर ही निर्भर नहीं थी, बल्कि छोटे मोटे शिल्प पर भी टिकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आहड़ संस्कृति के बाकी स्थलों पर हम देखते हैं। अच्छा, आखिरी और एक जरूरी बात, ये सभ्यता ये किस समय की है, इसका कालक्रम क्या है? तो ओजियाना लगभग 2000 ईसा पूर्व यानी 2000 BC के आसपास एक बहुत ही समृद्ध और विकसित बस्ती थी। मतलब आज से लगभग सोचिए 4000 साल पहले ये जगह पूरी तरह से आबाद थी। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? जब भी ओजियाना का नाम सामने आए तो बस दो बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, ये पहाड़ी पर बसी एक अनूठी बस्ती थी, और दूसरा, यहां से मिला प्रसिद्ध ओजियाना बुल। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये एक ऐसी संस्कृति की कहानी है जिसने जीने के लिए अपने नियम शायद खुद बनाए। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। नोहो जो है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के किनारे है, और ये नदी आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। लेकिन इसकी असली खासियत इसकी लोकेशन है। सोच कर देखिए, ये एक ऐसी जगह पर है जहां पूर्वी राजस्थान की संस्कृति और गंगा यमुना के मैदानों की संस्कृति दोनों आकर मिलती थीं। मतलब ये एक तरह का कल्चरल ब्रिज या हाईवे था जो दो अलग अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ता था। अच्छा, अब बात करते हैं खुदाई की। आप समझिए कि नूह की जमीन एक टाइम कैप्सूल की तरह है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां खुदाई की तो उन्हें एक के ऊपर एक
कई संस्कृतियों की परतें मिली। चलिए इन परतों को एक एक करके समझते हैं। खुदाई में हमें मुख्य रूप से 2 सांस्कृतिक चरण मिले। पहला था ताम्रयुग यानी कॉपर एज, जब लोग तांबे के औजार इस्तेमाल करते थे, और इसके ठीक बाद आया लौह युग यानी आयरन एज, जब लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया। इन दोनों ही दौर के जो खास मिट्टी के बर्तन हैं वो हमें नूह से मिले हैं। तो जो पहला चरण था ताम्रयुग, वहां से हमें गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन्हें ओसीपी यानी ऑकर कलर्ड पॉटरी कहा जाता है। पर यहां एक बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाली बात है। नाम तो है ताम्रयुग, लेकिन इन बर्तनों के साथ तांबे का एक भी औजार या कोई टुकड़ा नहीं मिला। ये एक पहेली जैसी बात है जो हमें नूह और पास की एक और जगह जोधपुरा दोनों में देखने को मिलती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं दूसरे चरण में, जो है प्रारंभिक लौह युग। ये वो क्रांतिकारी दौर था जब इंसान ने लोहे का इस्तेमाल करना सीख लिया था। इस दौर की पहचान है काले और लाल रंग के खास बर्तन, जिन्हें हम BRW या ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। और सबसे जरूरी बात है इनका समय, लगभग 1200 ईसा पूर्व। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस पूरे इलाके में लौह युग की शुरुआत का एक पक्का सबूत मानी जाती है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, नूह की प्रमुख विशेषताएं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। इसके पहली और सबसे खास बात है आहड़ संस्कृति से इसका फर्क। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है क्योंकि यहां से अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए, नूह से जो काले और लाल बर्तन मिले हैं, वैसे ही बर्तन आहड़ और गिलोंड से भी मिले हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। नूह के जो बर्तन हैं वो बिल्कुल सादे हैं, प्लेन हैं, उन पर कोई डिजाइन नहीं है, जबकि आहड़ संस्कृति के बर्तनों पर सफेद रंग से खूबसूरत चित्रकारी की गई है। बस यही मुख्य अंतर है जो हमें याद रखना है। नूह की खुदाई में एक और चौंकाने वाली चीज मिली, और वो थे एक बहुत बड़ी बाढ़ के सबूत। यहां की मिट्टी अपने अंदर एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा की कहानी छिपाए हुए थी। खुदाई में एक भीषण बाढ़ के एकदम साफ प्रमाण मिले हैं। अब इस खोज के आधार पर कुछ विद्वान ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये वही प्रलय वाली बाढ़ हो सकती है जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे शतपथ ब्राह्मण और पुराणों में मिलता है। ये वही बाढ़ है जिसकी कहानी में सिर्फ वैवस्वत मनु ही बच पाए थे। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। तो ये थी नूह की कहानी, एक ऐसी जगह जो संस्कृतियों का संगम थी, जहां के मिट्टी के बर्तनों में अनोखे राज छिपे हैं और जिसकी जमीन में शायद एक पौराणिक बाढ़ के निशान भी दबे हैं। उम्मीद है ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। देखने के लिए धन्यवाद।